नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आज के कार्यक्रम में बात करेंगे एक बेहद साधारण लेकिन गंभीर समस्या की। नाम है थायराइड। यदि आप थायराइड के शिकार हैं या आपको ऐसा लगता है कि थायराइड तो नहीं है, कैसे पहचानें, और घर के छोटे बच्चे जिनके लिए आपको इस समस्या से बचाव करना है, क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो थायराइड में इस वक्त हैं, जिनको थायराइड की समस्या है। एक ऐसी बीमारी ये इस वक्त में चल रही है जो कभी हमने पास्ट में सुनी नहीं थी, लेकिन बीते 15, 20, 25 सालों में बहुत ज़्यादा पेशेंट, हर इक्का दुक्का इंसान थायराइड से ग्रस्त है। तो आज थायराइड के ट्रीटमेंट पर, थायराइड के प्रिकॉशंस पर और थायराइड के क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं उसको लेकर बात करेंगे। डॉक्टर रवि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, MD हैं होम्योपैथी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैम धन्यवाद। डॉक्टर रवि, जैसा मैंने अभी कहा कि हम बात करेंगे थायराइड की, लेकिन उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशन सर बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, सरल सी, इजी सी अपने व्यूवर्स के लिए कि थायराइड है क्या। थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके शरीर में छोटी एडी से लेकर चोटी तक जी अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और आपकी बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करके आपके हार्ट रेट, आपके रेस्पिरेटरी रेट, आपकी स्किन, आपके GIT सभी समस्याओं के लिए जड़ बन जाता है कभी कभी। तो अगर थायराइड से कोई भी ग्रसित है तो सबसे पहला जो ज़रूरी और जो मेरे हिसाब से सबसे गहन बात है वो आपको स्ट्रेस लेवल अपना थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। तो जितना उसे घटा कर रखेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू, चाहे वो अपना जनरल वॉक के थ्रू, तो जितनी भी चीज़ें हैं इनमें मेंटेनेंस जो पॉसिबल है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये समझना कि थायराइड मतलब एक कहते हैं ना कि क्या सिम्टम्स होते हैं किसी बीमारी की, थायराइड को लेके मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी लोगों को पता चलता होगा कि मुझे थायराइड है। सपोज मैं अपनी ही बात करूं, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रही हूँ। थायराइड के लक्षण क्या हो सकते हैं? जनरली ये एक्सीडेंटली हमें पता चलता है, मतलब हमें मतलब मरीज को। बट इसमें अगर एक कॉमन आदमी भी अपने हिसाब से अपने आप को नॉलेज में रखे कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें बीत रही हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत समय पर पता लगाया जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है अचानक से आपका वज़न बढ़ना या अचानक से आपका वज़न घटना। स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करूं तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी आ जाती हैं, जब चाहे ये थायराइड एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगे या कम काम करने लगे। तो इसमें हमें ध्यान देने योग्य यही बातें हैं। जो बेसिक चीज़ है कि सडन ग्रोथ या सडन लॉस वेट का, जो पहले किसी भी डॉक्टर का दिमाग इसकी तरफ खींचता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ध्यान देने योग्य बात है। तो आपके लिए सीधा सा एक लक्षण है कि यदि आपका वजन बहुत तेजी से एकदम बढ़ा है या बहुत तेजी से एकदम गिरा है, तो ये एक साधारण सा लक्षण है कि आप पहचान सकते हैं कि शायद आप थायराइड की चपेट में हैं या थायराइड की तरफ जा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि थायराइड को लेकर जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है कि आपको डेली के लिए एक टैबलेट दिया जाता है कि ये आपको खाना है, लेकिन फिर कब तक खाना है ये कोई पता नहीं होता। होम्योपैथी में इसका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कि क्योर है ये बीमारी? मैम वही मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूँगा कि एलोपैथी में जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स के लिए लाइफ लॉन्ग है जी। हालांकि आज की डेट में DRDO के अंदर एक नई रिसर्च चल रही है जो इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन पर चल रही है। शायद ये भविष्य में ऐसा हो कि आपका ट्रीटमेंट एक पोजीशन पर जाकर के रुक जाए। बट अभी तक जो पोजीशंस हैं आपकी डोज को मेंटेन करके थायराइड को वो टैबलेट्स फॉर लाइफ लॉन्ग चला दिया जाता है। बट होम्योपैथी में ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट शुरू से ही चलता आ रहा है। तो उसका हेल्प पेशेंट को ये हो जाती है कि जो है आप एक टाइम बाद, चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो या साल भर हो, इस दौरान आपका ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बंद हो जाता है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना हो। अच्छा। ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेशेंट्स में, मैं सभी के लिए तो नहीं कहता कि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट चलेगा, बट मैक्सिमम पेशेंट्स में हेल्प अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा, जैसे वो TSH बोलते हैं उसका गिरना बढ़ना, वो कैसे लेवल हो सकता है? मतलब उसमें तो हम एलोपैथी में तो डोज बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, वही चलता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों के साथ देखा है 20 ईयर्स आप खाते जा रहे हैं टैबलेट्स। कोई BP और थायराइड आजकल बहुत आम हो गई हैं, इनकी टैबलेट्स एलोपैथी में आपको खानी पड़ती हैं ज़िंदगी भर अगर आपको एक बार BP या थायराइड हो गया तो। जनरली आप ऐसे समझिए कि जो है थायराइड जब आपका एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगता है उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस केस में थायराइड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं
T3 T4। हाँ। मतलब ब्रॉडली मैं दो चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। मतलब जब आपका थायराइड एक्स्ट्रा वर्क करता है, जब आपका थायराइड कम काम करता है। तो जब एक्स्ट्रा काम करता है तो उसमें उसके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, T3 T4। तो इस केस में आपका जो TSH है, TSH बेसिकली थायराइड से रिलीज होने वाला हार्मोन नहीं है। ये आपका हायर अच्छा, थायराइड से रिलीज नहीं होता जी है। नहीं। अच्छा, ये आपके ब्रेन में पिट्यूटरी नाम का एक ग्लैंड है जिसका एंटीरियर पोर्शन इसको सिक्रीट करता है, और ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म समझिए बॉडी का। अगर ये बढ़ता है तो ऊपर से ऑर्डर आता है आप नीचे जाइए, और जब ये कम काम करने लगते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में, T3 T4 जब कम सिक्रीट होते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आता है TSH को बढ़ा दीजिए। अच्छा। TSH बढ़ाएगा तो वो इसका ऑर्डरिंग पावर है। ओके। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो स्टिमुलेट करता है थायराइड को कि थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन कीजिए, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा। तो ये मैनेजमेंट का पोर्शन TSH का है आपका। साथ में जब ये बैलेंसिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है दोनों के, तो ज़्यादा काम करने पर थायराइड एक्स्ट्रा वर्क करेगा, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। हाँ। चाहे वो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा, आपका GIT डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा डायरिया की तरफ टेंडेंसी रहती है पेशेंट की। वेट लूज होता हुआ जाता है, चाहे आप कितना भी बढ़िया खा लीजिए। कुछ लोगों का बहुत बढ़ता जाता है, वो हाइपोथायराइडिज्म के केस में वो बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसमें सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा कम हो जाएगा, आपका कार्डियक रेट थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी आपका वेट भी, आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं तो भी वेट आपका बढ़ता चला जाता है। दोनों ही सिचुएशंस में जो टेंशन या डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है वो मेन होती है हाइपर में या हाइपो में? डेफिनेटली आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत लोग आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं, तो डिप्रेसिव पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन। और इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के लिए उतनी ही पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डिप्रेशन से थायराइड होना या थायराइड से डिप्रेशन होना, ये मिली-जुली बातें समझिए आप। डिप्रेशन से थायराइड या थायराइड से डिप्रेशन, तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मिल के बैठ के बातें करिए। आजकल ना ये जो गैजेट्स वाला चलन है, इससे थोड़ा सा खुद को काटिए। बहुत ज़रूरी है बातचीत करना, जब तक आप बातचीत नहीं करते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। सर, अब बात करते हैं होम्योपैथी पर। जी, एलोपैथी के मुकाबले होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कितना कारगर है थायराइड में? हम लोगों की तीसरी पीढ़ी है अभी इसी फील्ड में, होम्योपैथी में। तो मैंने ये चमत्कार शुरू से ही देखे, बचपन से, और इन चीज़ों को देखते देखते आज मैं ऑलमोस्ट 37 ईयर्स का हो गया हूँ। तो यहाँ पर तो होम्योपैथी में डेली ही एक नया चमत्कार देखने को मिलता है। बट हमारे लिए थायराइड ठीक करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और थायराइड के साथ में जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, थायराइड के साथ में ब्लड प्रेशर होना, थायराइड के साथ में डायबिटीज़ मेलाइटिस का होना, ये और भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा देते हैं पेशेंट को। बट ये इम्पॉसिबल और इनक्यूरेबल आइटम नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन्हें क्रॉनिक डिसीज़ ना कह करके आई शुड से सीडो क्रॉनिक डिसीज़। अच्छा, तो झूठा क्रॉनिक है जिसको मतलब रिपेयरेबल आइटम है, तो मैं उसे क्रॉनिक नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि थायराइड आपका कभी ठीक हो ही नहीं सकता, नॉन रिपेयरेबल नहीं है। एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा मैंने सुना है लोगों में कि एलोपैथी ज़्यादा अच्छा है होम्योपैथी से, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ना बहुत देर से असर करता है। ये वाला मिथ है, मतलब क्या है ये, भ्रम है या सच्चाई है? इसके बारे में बताएं। मैम, आज की डेट में अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर जाएंगे तो होम्योपैथी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग पैथी है, और अगर ग्रोथ रेट देखेंगे आप तो हर साल का 30% ग्रोथ रेट है। तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों का फेथ कितना डेवलप हुआ है। और इनफैक्ट होम्योपैथी ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम किया है इस कोविड सिनेरियो में भी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फेथ लोगों का रहा है। एक ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा है थायराइड को लेकर, उसे होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, उसके बारे में बताएं थोड़ा। प्राइमरीली जो मैं अपने पेशेंट के लिए फेवरेबल अगर कोई बात करूं तो उनको ये समझनी होगी ये बात कि जीवन भर या कुछ समय, कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया ही नहीं। अगर मैं मान लीजिए 3 महीने से साल भर के बीच में समय लेकर, कोई भी होम्योपैथ इस बीच में समय लेकर के, या 2 साल भी समझ लीजिए,
इतना समय लेने के बाद में भी अगर वो आपको समय से ठीक कर दे रहा है, आपको जीवन भर दवाइयाँ नहीं खानी पड़ रही हैं, तो मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं दोनों चीज़ों के बीच में। रहती है इसमें कि थायराइड का भी कोई स्टेज होता है कि ये वाला स्टेज है तो इतना समय दवाई चलेगी, ये वाले स्टेज पे इतना समय दवाई। स्टेजिंग है इसमें। बेसिकली इसमें जब थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है, स्पेशली ग्रेव्स डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ, जिसमें थायराइड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने लगता है। हाँ। पेशेंट की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि इनफैक्ट उसकी आंखें तक आपको बाहर दिखने लगेंगी। वो लिड जो है इसकी, इनको लिड को लैग कहते हैं, लिड लैग हो जाता है। तो उनकी पलक पीछे की तरफ चली जाती हैं, तो आंख पेशेंट बंद नहीं कर सकता। ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है हम लोगों को, और ऐसे में पेशेंट को शायद पहले ही ये आइडिया होना चाहिए कि जो मेरे साथ कुछ समस्या चल रही है, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑन टाइम अगर स्टार्ट हो जाए तो चीज़ें पहले ही समझ जाती हैं। फीमेल्स के साथ बड़ी दिक्कत रहती है, स्पेशली कंसीविंग के समय में बहुत दिक्कतें मैंने देखी हैं कि थायराइड बढ़ा हुआ है इसलिए कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। फीमेल्स के साथ में एक तो हार्मोन का जो जंजाल फीमेल्स में है, जितनी डिस्टर्बेंस फीमेल्स में आती है उतनी मेल्स में नहीं आती। तो इन कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो थायराइड की प्रॉब्लम होने के जो ज़्यादा चांसेस हैं जो फीमेल्स में हैं 5 टाइम्स मोर रहते हैं। स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम से स्टार्ट समझिए आप, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह जाता है मदर के ऊपर। बॉडी के ऊपर पूरी तो स्ट्रेस है ही, मेंटल स्ट्रेस भी है हर चीज़ को लेकर के, ना सो पाना, ना खा पाना, ना चल पाना, सब चीज़ों से मदर परेशान होती है जी। तो फीमेल्स नो डाउट वो ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा टेंडेंसी रहती है उनके अंदर ये चीज़ पालने की। तो उनके अंदर भी अगर वो सही डाइट में स्पेशली मैं बात करूं, जो आज की लाइफस्टाइल है, मंचूरियन, मोमोज, ये सब खाने का, तो ये सबसे बड़ा कारण है पहले थायराइड डिस्टर्ब करने का। और थायराइड डिस्टर्ब होने का मतलब है उसके नीचे के जितने भी जो ऑर्गन्स है जिन्हें थायराइड कंट्रोल कर रहा है वो परेशान होंगे ही होंगे। तो अगर आप थायराइड का स्टेटस ठीक रखें, नो डाउट बाकी चीज़ें बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया लेवल पर जीवन भर बनी रहती हैं। और फिर जो अननेसेसरी मेडिसिन कई लोग अपनी मर्जी से, ओवर द काउंटर ड्रग्स जितनी भी हैं वो लेकर के जो बिगाड़ खाता करते हैं, उसमें क्वालिफाइड फिजिशियन की गड़बड़ी नहीं है। तो एलोपैथी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, बट ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने के बाद में जो आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ पेशेंट है। ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ओवर द काउंटर आप कुछ भी करते हैं, ये आप लेना, आपका ड्रग्स लेना या किसी भी दवाई का बिना सोचे समझे लेना, ये बेशक हार्मफुल ही होता है। एक और चीज़ की जो थायराइड होता है इसमें सिस्ट का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो ये सिस्ट आगे चल के कैंसर बनती हैं, इसको लेके भी बहुत सारे मिथ्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके लिए अलग अलग जांच हैं, एक अल्ट्रासाउंड से लेकर के FNAC से लेकर के बहुत सारी जांच हैं। हर सिस्ट कैंसरस नहीं होती। पहली बात। हाँ। अब इसमें सिंपल गॉइटर हो सकता है, सिंपल सिस्ट हो सकती है, हो सकता है एडिनोमा जिसको कैंसर कहा जाता है, ये भी हो सकता है। बट उसके लिए बेहतर है कि जो है किसी बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा करके समय से जांच कराई जाए ताकि ये समस्याएं आगे ना बढ़ें। थायराइड ग्लैंड में सिस्ट का होना जी, अगर वो रिमूव नहीं कराया तो क्या एलोपैथी तो कहता है उसको रिमूव कराओ ही, ऑपरेशन ही करना पड़ता है। होम्योपैथी में डिसॉल्व होता है वो? बिल्कुल डिसॉल्व होती हैं। वही तो चीज़ों की सही समय पर स्टेजिंग करना, क्योंकि एलोपैथी तो कहता है कि ये रिमूव कराना ही पड़ेगा आपको, एक स्टेज के बाद वो रिमूव कराना पड़ता है। नहीं, थोड़ा शब्द गलत हो जाएगा, बट ये एलोपैथी में भी सभी डॉक्टर्स नहीं कहते हैं और सभी सिस्ट सर्जिकल नहीं होते। बट सर कई बार ऐसा होता है ना कि आपको समय रहते तो पता ही नहीं चलता, वो उभरती नहीं है, गले में दिखाई नहीं देती, जब तक वो दिखती है तब तक काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से एलोपैथी भी गलत नहीं है कि अब तो आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। मैम वही बात आई यहाँ पर कि जो स्टेजिंग जी, अगर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेवल पर है, हाँ। तो ऐसे में हम लोगों को फिर सोचना पड़ता है कि ये पेशेंट के लिए जो भी बेनिफिशियल है। अब मान लीजिए वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो कैंसर आगे डेवलप होने को ही है और पोजीशन ऐसी है कि जो है ये आगे ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या कहीं से ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ से डेवलप हुई है। ज़रूरी नहीं है चीज़ें प्राइमरीली यहीं पर डेवलप हुई हों जी। आपको किसी और ऑर्गन में कैंसर है, सेकेंडरी लेवल पर बस नज़र यहाँ आया है, तो चीज़ें पूरा शरीर जांच करने के बाद में ही पता लगता है कि ये सर्जिकली एक्सेप्टेबल आइटम है या नहीं। सारी सिस्ट सर्जिकल नहीं होती कि जिनके लिए सर्जरी कोई भी डॉक्टर आपको अलाउ करेगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि हम ये तो बात करते हैं कि क्या क्या ख्याल रखा जाए, आपको थायराइड है तो आप ये ले सकते हैं, ये नहीं लेना, एलोपैथी पे जाएं कि होम्योपैथी पे जाएं, आयुर्वेद पे जाएं, ये सब हो गए ट्रीटमेंट लेना ही ना पड़े,
प्रिवेंशन, बचाव बीमारी से हो जाना, वो कैसे किया जाए? मान लीजिए मेरा एक बच्चा है छोटा सा और मैं चाहती हूँ कि वो आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम से दो चार ना हो, मैं कैसे ध्यान रखूँ कि वो इन बीमारियों से बचा रहे जो आज के दौर में हो रही हैं? इन चीज़ों के बचाव के लिए जो आपके पास में एकमात्र उपाय बचता है वो आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप अपनी डाइट को सुधार के रखें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें और चीज़ों से जितना बच सकें, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसा आपने कहा, जितना बचेंगे उतना बचाव है। पहले बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था लोगों को, अब तो बहुत लोग जागरूक हो भी गए हैं कि अब इंटरनेट से पैदा होने वाली बीमारियाँ, इंटरनेट एडिक्शन नाम से एक अलग से डिसीज़ बीमारियों की लिस्ट में जुड़ी है। आज की डेट में अगर एक बच्चे से आपने मोबाइल भी छीन ले, शायद आपने अभी कल परसों न्यूज़ भी सुनी कि बहन ने मोबाइल छीना तो पता लगा कि जो भाई ने उसका गला घोट के हत्या ही कर दी। तो जो जितना इरिटेशन लेवल बच्चों में आ रहा है वो इस चीज़ को लेकर के, इरिटेशन क्या है, ये फिजिकल मेंटल हर तरीके का स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर। एक्सरसाइज ना करके बच्चा इंडल्ज हो रहा है आपकी अदरवाइज एक्टिविटीज़ में जिनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये बचाव हैं जो आप करेंगे तो शायद आधुनिक दौर की बीमारियों से आप बच पाएंगे। ये बचाव उनके लिए भी कारगर होंगे जो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। बिल्कुल कारगर हैं जी। और दवाइयों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? होम्योपैथी में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है थायराइड का, किस तरीके से दवाइयाँ, जैसे मैंने देखा है कि थायराइड में हम जब एलोपैथी से लेते हैं तो एक खाली पेट एक टैबलेट आपको खानी होती है। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट का? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानिए जी, क्योंकि इतना इजी तो नहीं है होम्योपैथी में। सिंगल मेडिसिन से मैं बोलूँ कि डेली एक सिंगल मेडिसिन लीजिए और काम हो जाएगा, मगर बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि आज आपने दवाई लेनी है और फिर उसके बाद में सीधा रिपीट ही आपको 15 दिन बाद की जाएगी। अच्छा। तो 15 दिन के गैप पे भी मेडिसिन चलाई जाती हैं, बट नॉट ऑलवेज। मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है, किस लेवल पर है डिसीज, उसके हिसाब से जल्दी या देर से चीजें रिपीट की जाती हैं। आपने कहा कि इसको क्रॉनिक कहना गलत होगा। क्रॉनिक शब्द मैं एलोपैथी के अकॉर्डिंग या जो लेमैन आपकी जो जितनी भी जनता देख रही है उनके अकॉर्डिंग मैं क्रॉनिक इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ ट्रीटेबल पोजीशन में है उसको क्रॉनिक कहना गलत होगा। तो सभी थायराइड के केसेस क्रॉनिक नहीं होते, बट कुछ केसेस हैं जिनमें क्रॉनिक लेवल शायद बिल्कुल सटीक रहे, जिनको शायद अगर वो होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट लें तो लॉन्ग लास्टिंग उनको दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, लंबा चल सकता है। बट ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है, जिसका इलाज आपको जीवन भर कराना है, ऐसा नहीं है। एमडी हैं होम्योपैथी से डॉक्टर रवि, जिन्होंने तमाम जानकारियां आपको दी होम्योपैथी से रिलेटेड कि किस तरीके से होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। थायराइड का ट्रीटमेंट अगर आप होम्योपैथी से लेते हैं तो ये क्यूरेबल डिजीज़ है, आपको हमेशा जीवन भर इसकी दवाइयाँ शायद ना खानी पड़े। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर आपकी समस्या है। कुछ और जो इस डिस्कशन में हमसे छूट गया हो और दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी हो? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सभी कुछ कवर हो गया है वैसे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका स्टूडियो में आकर ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सवाल छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जब भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ें तो आपके सवाल को हम ज़रूर लें उस कार्यक्रम में और आपके सवाल का जवाब आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे, करेंगे चर्चा किसी और नई बीमारी पर, उसके बचाव पर, कारणों पर और सुधार पर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।